वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। हम कर रहे हैं एसएसटी में ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर की बात। सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आ चुका है, ज़रूर देखो, वो समझेंगे तो फिर इसको समझना इजी हो जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। रिसोर्स किसको कहते हैं ये अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हर वो नेचुरल चीज़, हर वो प्राकृतिक चीज़ जो इंसान अपने यूज़ में लेता है, जो इंसान के काम आती है, उसके काम को इजी बनाती है, वो रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, तो अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए रिसोर्सेज है। सबसे बड़ा रिसोर्स होने का कारण तो यही है कि वो हमारी इकोलॉजिकल चेन, जो एक श्रृंखला है, उसे पारिस्थितिकी श्रृंखला को बनाए रखते हैं। और पेड़ तो हमारे लिए ज़रूरी है ही। तो हम बात कर रहे थे किस किस प्रकार की प्रजातियां होती है, और ये सब बातें हमने फर्स्ट वीडियो में कर ली है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ये डिप्लेशन जो हो रहा है, ये वन्य और वन्यजीव संसाधन का इतना जो ह्रास हो रहा है, वो ह्रास क्यों हो रहा है। देखो, ह्रास का अर्थ क्या होता है? घटना, बढ़ना, किसी चीज का कम होना, किसी चीज का बढ़ना, ये प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। जब किसी भी प्राणी, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई जानवर हो, जब किसी भी प्राणी को उसके अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है प्रकृति में, तो वो उसकी संख्या में वृद्धि होती है। ये एक प्राकृतिक चीज है, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जो होती ही है। लेकिन इंसान जो है वो चाहे शारीरिक रूप से कहिए, चाहे मानसिक रूप से कहिए, बाकी सभी प्राणियों से थोड़ा बढ़ के है। इंसान ने अपने हाथों पैरों को इस तरह से यूज करना सीख लिया है कि वो प्रत्येक चीज को अपने उपयोग में ला सकता है। साथ ही साथ उसने अपने दिमाग से ऐसे ऐसे इन्वेंशन किए हैं कि वो हर काम को इजीफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां बाकी प्राणी एडेप्टेशन के लिए, एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में ढालना, अपने आप को ढल जाना, या अपने शारीरिक रूप से इस तरह से हो जाना कि वो परिस्थिति आपको परेशान नहीं करे। तो इंसान ने क्या किया? इंसान सिर्फ नेचुरली अडेप्ट नहीं हुआ है, इंसान ने अपनी प्रक्रियाओं के द्वारा इस परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है। लेकिन ये प्रकृति है, तो ये क्या करेगी? ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगी। लेकिन जब ये डैमेज हो रहा है, ये डैमेज हो क्यों रहा है, इस पर आज बात करेंगे पहले। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है, खास करके जब हम वन और वन्य जीवों की बात करते हैं, वन और वन्य जीवों का जो ह्रास हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, इसके प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले तो इन पर चर्चा करते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है क्लियर, कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात में का इतने जो है भयंकर संख्या में ह्रास हो रहा है। What are the negative factors that cause such fearful depletion of flora and fauna? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी बुक में ही दिया हुआ है, और इसके रीजंस क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला रीजन है इंसान, ह्यूमन बीइंग, इंसान खुद ही सबसे बड़ा रीजन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू करते ही कहा था कि इंसान ने अडेप्ट किया, नेचुरली अडेप्ट नहीं किया, उसने ये कोशिश की कि हर चीज को मैं अपने काम में लूँ। हम वनों में जाते हैं, वनों से लकड़ियाँ, वनों से औषधियाँ, वनों से फल, वनों से शिकार, वनों से लाख हमें मिलता है, वनों से बहुत सी ऐसी चीज़ें, रबड़ हम वनों से प्राप्त करते हैं, महुआ वनों से प्राप्त करते हैं, कुछ एक जैसे कारखाने होते हैं बीड़ी बनाने के कारखाने, तो वो तेंदू के पत्ते वनों से प्राप्त होते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि हम अपने ज़रूरत की हर वो चीज़ ले रहे हैं, लेकिन एक संतुलन कब बना रहता है? जब लेने और देने दोनों की प्रोसेस एक साथ चलती है तो संतुलन बना रहता है। हम ले तो रहे हैं, लेकिन क्या उतना ही प्रकृति को वापस दे रहे हैं? नहीं, बदले में हम दे क्या रहे हैं? प्रदूषण दे रहे हैं। हम वनों की संख्या को घटा रहे हैं, हम जानवरों का शिकार करके उनकी संख्या कम कर रहे हैं। तो यानी हमें जिस मात्रा में प्रकृति को वापस लौटाना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि इस डिप्लेशन का, इस ह्रास का सबसे बड़ा कारण इंसान स्वयं है। दूसरा कारण है रेलवे लाइनों का विस्तार। देखिए, आपकी बुक में ये शब्द भी लिखा है कि औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल किसको कहते हैं? जो कॉलोनियल एज है, कॉलोनियल एज कहते हैं उस काल को, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज करते थे। जो ब्रिटिश थे वो जब भारत को उन्होंने गुलाम बना रखा था, उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं।
उस समय में ट्रेन शुरू हुई थी। अब रेल लाइन है, अगर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ा जा रहा है तो वो रेल की पटरियां बिछानी पड़ेगी। और इस रेल लाइन का जो विस्तार हुआ, जो खासकर कॉलोनियल पीरियड में हुआ था, उससे भी वनों को काफी ह्रास हुआ, क्योंकि जितने अंदर तक वन के जितने अंदर तक वो जाते गए उतना ही उन्हें और वो चीजें मिलती गई जिनको इंसान अपने लिए काम में लेता गया, और फिर इस तरह धीरे धीरे वनों का ह्रास होता गया। तो एक्सपेंशन ऑफ द रेलवेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तीसरा है एग्रीकल्चर, कृषि। अब जनसंख्या बढ़ रही है, खाने को भी ज्यादा चाहिए, खाने को ज्यादा चाहिए तो कृषि करने के लिए जमीन चाहिए, जमीन आएगी कहाँ से? तो कृषि जो है वो दो तरह से नुकसान पहुंचा रही है वनों को। पहला कारण जो हम आमतौर पर देखते हैं कि अगर हमें जमीन चाहिए तो वनों को हटाओ और उसको उस जमीन को खेती के लिए काम में ले लो। एक फैक्ट ये है कि 1951 से लेकर 1980 के बीच में, 1980 के ये जो टाइम पीरियड है इसके बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर जो है 26,200 वर्ग हेक्टेयर भूमि को वनों से वंचित कर दिया गया और उसको खेती में काम में ले लिया गया। यानी कि इतनी जो जमीन है वहां से वन हटा दिए गए और वहां कृषि शुरू कर दी गई। तो ये भी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिप्लेशन का सबसे बड़ा कारण है। फिर है वाणिज्य वानिकी या कमर्शियल फॉरेस्ट्री जिसे कहते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल्स दिया था कि हमें ये भी चाहिए वनों से, अब हमें रबर चाहिए तो हम उसके लिए वनों पर डिपेंड करते हैं। हम पेड़ों से रबर तो खींचे दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उन पेड़ों को उस रबर के और पेड़ों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हम पेड़ों से तेंदू पत्ते तो ले रहे हैं, तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए, लेकिन क्या हम वृक्ष और लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। तो इस तरह से ये जो वाणिज्य वानिकी है ये भी वनों के लिए खराब है। अच्छा, दूसरा इसका एक नुकसान ये और है कि अगर हम लगाते भी हैं तो सिर्फ उसी तरह के पेड़ लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में अगर रबर का उत्पादन किया जा रहा है तो वहां सिर्फ रबर के पेड़ लगाए जाते हैं। आप ये अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, वो जरूरी होती है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। लेकिन जब हम सिर्फ एक ही तरह के पेड़ लगाएंगे और एक ही तरह का वहां काम करेंगे तो वो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, वो विविधता जो है वो नष्ट हो जाएगी, और विविधता के नष्ट होने के कारण धीरे धीरे सारी चेन जो है वो टूटती चली जाएगी। पांचवा कारण है खनन, माइनिंग। हम अलग अलग तरह के जो भी खनिज पदार्थ हैं उनको निकालने के लिए जमीन खोदते हैं, खनन करते हैं, और उस एरिया के जो पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, तो उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है वनों को। एक कारण जो है वो दिया हुआ है, एक छोटा सा रीजन आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश और बर्न का मतलब होता है काटो और जलाओ, ऐसी खेती। ये ज्यादातर आदिवासी इलाकों में होती है। इसको जूमिंग या झूमिंग कृषि कहते हैं, जिसको राजस्थान में वालरा भी कहा जाता है। तो ये है क्या, आदिवासी क्षेत्रों में क्या करते हैं, पेड़ों को काट दिया, वहां की जमीन जो है जलाकर साफ कर दी और वहां खेती कर ली। अब 2-3 साल 4 साल जब तक वो जमीन उपजाऊ है तब तक खेती कर ली, फिर उसको छोड़ दिया। लेकिन चूंकि उस जमीन का उपजाऊपना भी खत्म हो गया, वहां के पेड़ भी जला दिए गए, तो अब उस जमीन का को बंजर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो होगा क्या, तो वहां से तो वन खत्म हो गए। तो ये जो कृषि है ये भी वनों के डिप्लेशन के लिए जो है जिम्मेदार है। तो ये वो कारण है जो हमारे फ्लोरा एंड फना, जो हमारी वनस्पति जात और प्राणी जात है, उनके विनाश के उत्तरदायी हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपकी बुक में वो क्वेश्चन है कि क्या उपनिवेशिक नीति को इसके लिए दोषी माना जाए। उपनिवेश, जैसे हमने बात की कि जब ब्रिटिश भारत जो है भारत पर अधिकार कर रखा था ब्रिटिशर्स ने, उस काल को उपनिवेशिक काल या कॉलोनियल पीरियड कहा जाता है। तो क्या कॉलोनियल पीरियड्स में बनी हुई सारी पॉलिसीज वही जिम्मेदार हैं इस डिप्लेशन के लिए, इस ह्रास के लिए? चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो कि अगर हम उनको दोषी माने तो उनमें क्या क्या गलतियां थी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उपनिवेशी वन नीति को इसके लिए दोषी माना जाए? आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज टू बी ब्लेम्ड फॉर ऑल द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फना? तो सबसे पहले जो उन्होंने किया था वो किया था संवर्धन वृक्षारोपण, इसको कहा जाता है, या हम कह सकते हैं एनरिचमेंट प्लांटेशन। होता क्या है संवर्धन वृक्षारोपण? जब आप
मैंने जैसे बताया कि अब हमारे अगर कमर्शियल काम में कोई चीज़ आ रही है तो उस कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए और फिर उस जगह सिर्फ उन्हीं पेड़ों को रोपा जाए या उन्हीं पेड़ों को उगने दिया जाए। ये नीति ब्रिटिश काल में अपनाई गई थी कि जो उस समय काम आ रहे थे, जैसे कि सागवान के जो है वृक्षों का रोपण बहुत किया गया था दक्षिण भारत में खासकर, इसलिए कि सागवान जो है एक इमारती लकड़ी है जो उस समय बिल्डिंग्स बन रही थी या और कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी वो लकड़ी। तो सिर्फ सागवान के वृक्षारोपण को ही महत्व दिया गया और इससे हुआ क्या, जैसा मैंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है अगर वो जैव विविधता खत्म होती है, और ये डाइवर्सिटी का नुकसान सीधे सीधे इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान पहुंचाता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है उसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो और दूसरा हिमालय में के जो वन है वहां पर चीड़ पाइन का रोपण किया गया क्योंकि चीड़ और पाइन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इमारती लकड़ी है। तो इससे हुआ क्या, हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन के जो वन थे उनको बहुत नुकसान हुआ। इससे इनकी जो प्रजातियां हैं बिल्कुल लुप्त होने की कगार पर आ गई और पारिस्थितिकी संतुलन तो बिगड़ा ही। तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। हाँ, कुछ हद तक उपनिवेशिक जो वन नीतियां हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। फिर नील की खेती, जो इंडिगो फार्मिंग की गई, नील जो है उस समय सिंथेटिक नील का निर्माण नहीं होता था और जो हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो वस्त्र निर्माण उद्योग में ही हुई थी। तो ऐसे में वस्त्रों के निर्माण के समय नील की बहुत ज़रूरत होती थी और नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी किसानों को बाध्य किया। लेकिन जहाँ नील की खेती की जाती है वो कुछ समय के बाद वो ज़मीन बंजर हो जाती है। तो ये बातों को उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने सिर्फ किसानों को अपने लाभ के लिए नील की खेती करने के लिए बाध्य करते गए। तो जब ज़मीनें बंजर हुई तो किसानों ने वन काट कर दूसरी ज़मीनों को खेती के लिए अपनाया। तो ऐसे में जो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से वनों को नुकसान होता गया। फिर है रेलवे लाइनों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, येट इट इज क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट फॉर आवर मॉडर्नाइजेशन। हमारे जो आधुनिकीकरण है उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि रेलवे लाइनों का विस्तार किया जाता और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस तरह से विस्तार किया गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अंग्रेजों का तो ये नेटिव कंट्री था नहीं, तो उन्होंने तो सिर्फ अपना जो व्यवसाय है उसका फायदा देखा। तो उन्होंने रेलवे लाइनों का विस्तार इस प्रकार से किया कि हमारे वनों की सुरक्षा, उनकी जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है उसको बिल्कुल भी ध्यान में रखा नहीं गया। फिर है केवल लाभ की नीति। वो ये समझते थे कि हाँ बस कुछ भी हो जाए, नीति ऐसी बनाओ जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो सिर्फ ये जो ओनली प्रॉफिट पॉलिसी है इससे भी बहुत नुकसान हुआ। फिर व्यापारिक नजरिया, हर चीज में सिर्फ उन्होंने कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू ही आगे रखा था, सिर्फ ये देखा कि उस चीज से प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ये सारी वजह थी कि उपनिवेशिक काल में जो भारतीय वन है, संपदा है, जो वन्य जीव संसाधन है, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में हमने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसी नीति को अपनाते चले गए, लेकिन उस समय जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है, बल्कि हो नहीं पाई वापस, और हम आगे से आगे और नुकसान करते जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ उपनिवेशिक नीतियों को इसके लिए दोषी नहीं माना जा सकता, लेकिन उस समय इस नुकसान की जो है शुरुआत हो चुकी थी और ये बहुत वृहद स्तर पर नुकसान कर चुका था हमारे वन और वन्यजीव संसाधनों में। अब जानते हैं उन रीजंस के बारे में जो कि आज के टाइम में इस डिप्रेशन का कारण बने हैं, इस हरास का कारण बने हैं। आज भी कई सारी, सबसे पहली बात तो वो नीतियां तो वो जिम्मेदार हैं ही, जो हम हर चीज़ को कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, हर चीज़ को अपनी नीड के तरीके से उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में वो तो सबसे बड़ा कारण है ही, इंसान तो सबसे बड़ा कारण है ही। इसके अलावा वन्य जीवों के आवास का जो विनाश किया जा रहा है, उनका हैबिटेट जो डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ये पूरा एक चक्र होता है। जब किसी एक जानवर का पूरी प्रजाति का खात्मा हो जाता है तो वो सिर्फ एक प्रजाति खत्म नहीं होती, उसके साथ साथ पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस की वो चेन, वो श्रृंखला टूट जाती है ना। तो कहीं ना कहीं पूरी श्रृंखला को नुकसान होता है। तो वन्य जीवों के जो आवास का विनाश किया जा रहा है, मतलब कि हम जंगलों को धीरे धीरे श्रिंक करते जा रहे हैं, ऐसे में उनको आवास के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो अडेप्टेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वनों के विनाश का सबसे बड़ा कारण है।
दूसरा, शिकार, वन्य जीवों का शिकार बहुत किया जा रहा है। तो मानव अपने ज़रूरतों के लिए, चाहे खान पान के लिए, चाहे उनकी खाल के लिए, चाहे किसी और चीज़ के लिए जो शिकार कर रहा है, जैसे हाथी का शिकार किया जाता है उसके दांतों के लिए, या शेरों का शिकार उसकी खाल और उसके नाखूनों के लिए किया जाता है, दांतों के लिए किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस श्रृंखला को ख़त्म किए दे रही है। फिर पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का अर्थ होता है कि हर चीज में जहर घोल देना। जैसे हम खेती करते हैं, उनमें जितने ज्यादा उर्वरक वगैरह डालेंगे तो फसलों में उतना ज्यादा उनका प्रभाव आएगा। ठीक वैसे ही ये जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, जो कारखाने चल रहे हैं, उनका विषाक्त पानी, विषाक्त जो भी उनका अपशिष्ट है वो पानी में मिलता है, तो नदियों का पानी प्रदूषित होता है। तो ये जो विषाक्तीकरण, अच्छा, इन नदियों से जब आसपास के वन ग्रहण करते हैं उस पानी को, तो क्या होता है, तो यही टॉक्सिक्स जो हैं वो उन पेड़ों में चले जाते हैं। तो ये सब धीरे धीरे प्रकृति की इस श्रृंखला को बर्बाद कर रहे हैं। फिर दावानल भी एक बड़ा कारण है। जो फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, कई बार वनों में आग लग जाती है किसी न किसी वजह से, तो ये भी बड़ा नुकसान है। आग लगने पर 2 या 4 दिन में ही काफ़ी हिस्सा नष्ट हो जाता है वनों का, लेकिन उसको वापस सही करने में, उसको वापस से फिल करने में बरसों लग जाते हैं। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा कारण है। एक क्वेश्चन मार्क देखो मैंने इसके आगे इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क हमें ये पूछ रहे हैं कि हम किस दिशा में ले जा रहे हैं प्रकृति को। जैसे कि 1/3 जो जलमग्न भूमि है वो सूख चुकी है। जो वेटलैंड है, लगभग 1/3 ऑफ द वेटलैंड हैज ड्राइड आउट। ऐसा क्यों? उससे क्या होगा, जब वेटलैंड सूख रहा है तो उस वेटलैंड पर उगने वाली ग्रासेस, वहां रहने वाले प्राणी, वो सब कहाँ जाएंगे। ठीक वैसे ही 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। धरातलीय जल क्षेत्र किसे कहेंगे? महासागरों को अगर छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से नदियां निकलती है, तालाब है बने हुए, कुएं हैं बने हुए, तो ये धरातलीय जल क्षेत्र में आते हैं। तो इनमें से 70% वाटर बॉडीज आर ऑलरेडी पॉल्यूटेड। जब वो पॉल्यूटेड हैं तो उनसे पानी पीने वाले इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे उनसे पलने वाले वो पेड़ पौधे हो, सबके सब पॉल्यूटेड होंगे। 40% मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो लुप्त ही हो चुका है। मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। 40% को हम खत्म कर चुके हैं। यानी कि ये एक थ्रेटन है हमारे लिए, ये एक डर का समय है हमारे लिए कि क्यों हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, प्रकृति उसकी भरपाई करती है किसी न किसी प्रकार से। तो कल को ये ना हो कि महाविनाश हो, वो अपनी भरपाई करने के लिए प्रकृति वो विनाश लेकर आए। ठीक है ना। हमने अभी देखा है पिछले दिनों कई सारे ऐसे विनाशकारी हुए थे। जैसे उत्तराखंड में अभी पिछले दिनों बाढ़ आई है, जिससे जो प्रोजेक्ट्स वहां बन रहे थे वो काफी उनको नुकसान हुआ है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे ही जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से प्रकृति को बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखते हैं कि भारत में वनों और वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए हैं। सबसे पहले भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में बनाया गया। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहली बार बनाया गया था, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के नाम से। इसमें क्या कहा गया, एक तो रक्षित प्रजातियों की सूची बनाई गई। रक्षित प्रजातियां या रिजर्व जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं, ऐसी प्रजातियां जिनका भविष्य में लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, उनको रक्षित की श्रेणियों में रखा गया कि भाई अब इनकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। फिर संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर रोक लगा दी गई। जो बाघों का शिकार हो रहा था या जो काले हिरणों का शिकार हो रहा था, इन सब के शिकार पर रोक लगाई गई और इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज या संकटग्रस्त प्रजातियों में इनकी काउंट की गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और सेंचुरीज की स्थापना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरीज क्या होते हैं, एक एरिया होता है वनों का जो कि बिल्कुल क्लियर होता है कि इसके अंदर जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, अलग अलग तरह के जो जानवर रहते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। उसके लिए अधिकारी नियुक्त होते हैं, उसके लिए जो गार्ड्स होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी और वहाँ के इकोसिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ठीक है।
तो ये तो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके बाद में वन्य जीव अधिनियम 1980 भी बनाया गया। ये भी इसी प्रकार के काम करता था, बस इसमें क्या किया गया, कुछ प्रजातियों की संख्या को बढ़ा दिया गया कि कुछ जो रक्षित प्रजातियां हैं, कुछ जो रिजर्व स्पीसीज हैं, उनकी काउंटिंग्स को बढ़ा दिया गया। फिर आया 1986 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब जो 86 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसमें पहली बार सिर्फ चौपाई जानवरों या पक्षियों को ही नहीं, पहली बार तितलियों, भंवरों और श्रृंगों को, इनकी भी जो संख्या, उनकी भी जो कुछ प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय होने वाली थी, उनको सम्मिलित किया गया। फिर आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1991। इसके अंतर्गत जो है पहली बार 6 प्रकार के पेड़ों की प्रजातियों को भी रक्षित या एंडेंजर्ड की सूची में रखा गया और उनकी प्रजातियों के संरक्षण की बात की गई थी। तो आपको ये स्पेसिफिक ध्यान में रखना है। सबसे पहले बना था 1972 में एक्ट, जिसके अंतर्गत कुछ रक्षित प्रजातियों की सूची बनाई गई, कुछ जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, संकटग्रस्त प्रजातियां, उनके शिकार पर रोक लगाई गई और उनके लिए जो है राष्ट्रीय उद्यानों और सेंचुरीज की स्थापना की गई। उसके बाद में 1980 यानी 1980 में आया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर 1986 में और फिर 1991 में। 1986 में पहली बार तितलियों और इस प्रकार के उड़ने वाले कीटों को भी इसमें शामिल किया गया जो एंडेंजर्ड की सूची में थे, जो संकटग्रस्त प्रजातियां थी। और 1991 में भी एक अधिनियम आया और इस अधिनियम में पहली बार 6 प्रकार के वृक्षों की प्रजातियों को भी सम्मिलित किया गया। अब बात करते हैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना क्या है? भारत में जो है, हम बाघ, आपको पता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो भारत में राष्ट्रीय पशु की इतनी अवहेलना हुई शुरुआत में, इतना इसका शिकार हुआ, इतना ध्यान नहीं दिया गया कि उसकी प्रजाति बिल्कुल लुप्त प्राय होने पर आ गई थी। इसी से पता चल जाता है कि 1973 में जब गणना की गई थी 1973 में, तो अनुमान ये लगाया गया था कि इस समय हमारे देश में लगभग 55,000 के करीब बाघ हैं। लेकिन जब गणना की गई तब पता चला कि 55,000 तो छोड़ो, पूरे 2000 भी नहीं है, मतलब 1827 बाघ बचे थे पूरे देश में। ऐसे में सरकार सत्ते में आई और फिर बाघ परियोजना शुरू की गई। 1973 से ही इसकी शुरुआत की गई और कई सारे ऐसे रिजर्व बनाए गए जहां बाघों को संरक्षण दिया गया और वहां पर बाघों का शिकार करना बिल्कुल ही प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे कुछ रिजर्व हैं। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, जिसको हम कहते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो उत्तराखंड में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में है। सारिस्का सेंचुरी या वन्य विहार जो कि राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व असम में है और पेरियार बाघ रिजर्व केरल में है। तो ये सारे बाघ रिजर्व बनाए गए, ये सारे सेंचुरीज की स्थापना की गई ताकि इस एरिया में, वो जो एरिया डिसाइड किया गया था, उस एरिया में बाघों की प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। अब जो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है वो है वनों के प्रकार। भारत में वनों के कितने प्रकार है? देखिए, वैसे तो वनों के अगर फिजिकली देखा जाए तो अलग अलग तरह के होते हैं। सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन जिनको हम कहते हैं, मरुस्थलीय वन होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करें कंजर्वेशन के हिसाब से, संरक्षण के हिसाब से, तो संरक्षण के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत में 3 तरह के वन हैं। आरक्षित वन या जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, रक्षित वन या जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा जाता है, और अवर्गीकृत वन या अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आरक्षित वन जो होते हैं या जिनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहा जाता है, इनकी जो कुल वनों का आधे से ज्यादा आरक्षित वनों में या रिजर्व्ड फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है। होते क्या है, इनको रिजर्व रखने का, इनको कंजर्व करने का काम सरकार का होता है और सरकार जो है वो पूरी तरह से ध्यान में रखती है कि कोई यहाँ से लकड़ियाँ ना काटे, कोई यहाँ की जो जैव विविधता है उसको नुकसान ना पहुँचाए, कोई यहाँ शिकार ना करे। ये सब चीज़ें देखना सरकार का काम है। तो यानी भारत के कुल वनों की आधे से ज़्यादा जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वनों का है। सेकेंड है रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये भी इसी तरह ही होते हैं। ये कुल वनों का लगभग 1/3 हिस्सा है, लेकिन एक फर्क इन दोनों में ये है कि जहाँ नेशनल जो सेंचुरीज वगैरह हैं वहाँ सरकार के अधिकारी नियुक्त रहते हैं, यहाँ अधिकारी नहीं रहते, लेकिन फिर भी सरकार इनका ध्यान रखती है। और तीसरे जो है वो अवर्गीकृत वन है, यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट।
हालांकि इन वनों का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है, लेकिन इनके ध्यान रखने में समुदायों को या जो आसपास के जो माहौल है उनको ज्यादा सम्मिलित किया जाता है, यानी उन समुदायों को भी, उस जगह के स्थानीय नागरिकों को भी ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनका ध्यान रखें। इसमें खासकर इस तरह जो लोगों के पास बंजर भूमि पड़ी है या फिर जो शहर के बाहर चारागाह है, इस तरह के वनों को अवर्गीकृत वन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब एक छोटी सी जो बात सामने आती है वो है समुदाय और वन संरक्षण। क्या सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है? क्या सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कंजर्व करने की वो उन लोगों की है जो वहां औद्योगिक काम कर रहे हैं? क्या एक आम नागरिक होने के नाते हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? तो ये चीजें जो है वो कम्युनिटी एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन में काउंट की जाती है। अब देखिए कि अगर कम्युनिटी, सरकार का साथ अगर कम्युनिटी के द्वारा दिया जाता है, उस समुदाय के द्वारा दिया जाता है, तो सरकार उस काम को बेटर परफॉर्म कर सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अलवर जिले में जो है 5 गांव हैं। 5 गांवों ने मिलकर सारिस्का के आसपास के क्षेत्र में अपने आप से, 5 गांवों के जो निवासी हैं उन्होंने अपने आप से वहां भैरूकुंड नाम से एक सेंचुरी बना दी। अब उन्होंने इसको सेंचुरी घोषित कर रखा है, सरकार ने वहां कोई सुविधा नहीं दी है, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस गांव के लोगों ने ऐसे नियम बना दिए हैं कि यहाँ ना तो किसी पशु पक्षी का शिकार किया जाएगा, ना पेड़ काटे जाएंगे। तो ऐसे में वहां अगर आसपास के वनों में रहने वाले प्राणी अगर विस्तृत हो रहे हैं, वहां अपना हैबिटेट बना रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। यानी कि अगर कम्युनिटी साथ दे, अगर कम्युनिटी प्रयास करे, तो सरकार के इन प्रयासों को और ज्यादा बल मिलेगा और कंजर्वेशन में सहायता होगी। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद में एक चीज और है, ये सिर्फ लोगों की मान्यता ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों की अभी की चेतना ही नहीं है जो ये सब काम करने के लिए मजबूर करे। हमारे देश में तो प्राचीन काल से यही सब चला आ रहा है। आप देखिए, हम पेड़ों की पूजा करते हैं, चाहे आप राजस्थान में आइए तो यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर आदिवासी जो बिहार मध्य प्रदेश है वहाँ के आदिवासी क्षेत्रों में चले जाएं, महुआ की पूजा की जाती है, कदम्ब के वृक्ष की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि हम वृक्षों को देवताओं की तरह मानकर पूजते हैं। तो ऐसे में जो देवता हैं उनको तो हम मार नहीं सकते, तो उनको हम काटते भी नहीं है। फिर जो जानवर हैं उनको हमारे सनातन धर्म में किसी न किसी देवी या देवता का वाहन बता दिया गया है, तो ऐसे में हम उसको भी हानि नहीं पहुंचाते। यानी कहने का मतलब है कि ये जो कम्युनिटी में सोच जो ये जागृत हुई है, ये आज की नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही धारणाएं हैं। और इन धारणाओं को चाहे हम पूरा का पूरा 100% अंधविश्वास के तौर पर नहीं अपनाएं, लेकिन हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए अपनाया जा सकता है। और जितना हम इसको अपनाएंगे उतना हम कंजर्वेशन की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही, ये चैप्टर यहाँ एंड हो रहा है। आप समझ चुके होंगे कि ये जो कंजर्वेशन है, ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की जो बात हो रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस इस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है, इसके क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई भी चीज आपको इस चैप्टर में नहीं समझ आती है, कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें और आपकी सारी ये जो प्रॉब्लम्स है उनको हम खत्म करें, ताकि आप और हमारा ये साथ बना रहे और आप ये वीडियोस देखते रहें, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर्स समझ में आते रहें। थैंक यू।